स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं। अगर आपके ITI एग्जाम में दोस्तों रिजल्ट जो अभी पब्लिश हुआ है सितंबर में, उसमें आपका बैक लग चुका है या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी कारण बस आपका एग्ज़ाम छूट गया है या आपका पिछला बैक था, तो सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट में बैक लग चुका है सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं हल करवाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों वह 5 सितंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर है। दोस्तों ये 5 सितंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ये पेपर है और मैं सभी वो क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं दोस्तों जो एग्जाम में A to Z पूछा गया था ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन देखने वाला हूं। किसके क्वेश्चन? थ्योरी के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो देखूंगा। ठीक है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी के दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेगी। अगर आपके ITI रिजल्ट में बैक लग चुका है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहली वीडियो है आपके लिए बैक एग्जाम की। अगर आपको ढंग से तैयारी करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का पेपर दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों हल करवा दूंगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर दोस्तों नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर नहीं हुआ तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 5 सितंबर 2024 का ये पेपर है दोस्तों। बैक एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण होने वाला है दोस्तों। 100% दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। जितने क्वेश्चन दोस्तों IIT एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन आपके बैक एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड थ्योरी का देख लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में ठीक है, ट्रेड थ्योरी का दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये होगा ट्रेड थ्योरी। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है? चलिए आपको बताना है जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो EMF प्रेरित होता है दोस्तों वो होता है स्वयं प्रेरित EMF। कौन सा होता है? स्वयं प्रेरित EMF। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है सामग्री की भौतिक स्थिति को देखने के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है विभिन्न सहायक उपकरणों की लागत का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये जो वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य होता है वो होता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टोटल 38 क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी में पूछे जाते हैं। तो 38 के 38 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ELCB किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है? चलिए ELCB किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है ये आपको बताना है। तो ELCB जो सुरक्षा प्रदान कर सकता है वो ग्राउंड फॉल्ट को दोस्तों सुरक्षा प्रदान कर सकता है। किसको? ग्राउंड फॉल्ट को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे
गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातु पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो पड़ता है ईडी करंट, यानी भ्रमण धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है? भ्रमण धारा दोस्तों, ईडी करंट का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई आप सभी को पता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम्ब होती है। क्या होती है? कूलाम्ब होती है विद्युत आवेश की इकाई। और विभवांतर के वोल्ट या विभव के वोल्ट, और विद्युत धारा के एम्पियर, और शक्ति का वाट। ठीक है, तो शक्ति का वाट, और विद्युत धारा का एम्पियर, और विभवांतर का वोल्ट, और विद्युत आवेश का कूलाम्ब, ये दोस्तों इकाई आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में प्रयोग की जाने वाली चोक का उद्देश्य क्या है? जो फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में चोक प्रयोग किया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाएं और करंट को नियंत्रित करें। क्या होता है उसका मेन उद्देश्य? शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाएं और करंट को क्या करें? नियंत्रित करें। ये उसका उद्देश्य होता है जो फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट में दोस्तों चोक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने के लिए क्या कारण है? तो ये कारण हो जाएगा विद्युत अपघट्य, विद्युत भाग बल को हटाना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए, एयर कैपेसिटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है रेडियो रिसीवर में। ठीक है, तो एयर कैपेसिटर का उपयोग आपको ध्यान में रखना है। एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? रेडियो में। किसमें? रेडियो रिसीवर में उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है? ये वायरिंग इंस्टॉलेशन है, इसमें चित्र में दिखाया गया है। इसमें कैसा परीक्षण हो रहा है दोस्तों? तो इसमें जो हो रहा है तो वो कौन सा परीक्षण हो रहा है? चालकों चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हो रहा है दोस्तों, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच हो रहा है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज प्रणाली में किस दो फेजों के बीच फेज एंगल अंतर होता है? थ्री प्रणाली में किन्हीं दो फेजों के बीच फेज एंगल का अंतर, कितना अंतर होता है? तो दोस्तों दो फेजों के बीच जो होता है वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री थ्री फेज में। ठीक है, थ्री फेज प्रणाली में किन्हीं दो फेजों के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का प्रकार क्या है? ये दोस्तों उपकरण दिया गया, इसका आपको नाम बताना है कौन सा प्रकार का है। तो ये दोस्तों जो उपकरण है ये है एब्सोल्यूट उपकरण। कौन सा है? एब्सोल्यूट उपकरण है। तो एब्सोल्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? तो उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य होता है दोस्तों शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। क्या करता है? शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छुपी हुई वायरिंग का क्या फायदा है? तो छुपी हुई वायरिंग का जो फायदा है दोस्तों वो नमी से सुरक्षा होती है। जैसे ये पाइप हो गई, ठीक है, इसमें जो वायरिंग किया जाता है ये छुपी हुई वायरिंग होती है या अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है? नमी से सुरक्षा होता है, ना इसमें पानी जाता है ना दोस्तों नमी जाता है। तो नमी से सुरक्षा के लिए दोस्तों ये छुपी हुई वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
थ्री फेज शक्ति में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है? तो पावर फैक्टर अगर शून्य है दोस्तों, तो जो रीडिंग होगी वो होगी W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या है यदि 2 वाट मीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहे हैं? थ्री फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों? यदि 2 मीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहे हैं तो 1 होगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 90 वर्ग मीटर 3 1/2 कोर यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा? तो न्यूट्रल कोर का जो आकार होगा वो होगा 50 S ठीक है, mm। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए जो फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से दोस्तों ये टेनन आरी होती है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होती है दोस्तों? टेनन आरी होती है। तो टेनन आरी के कुंद दांतों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो त्रिकोणी फाइल का उपयोग किया जाता है। ये त्रिकोणी फाइल यहाँ पास रख के दोस्तों, इसमें जो दांतें होते हैं उसको घिसकर तेज किया जाता है। तो त्रिकोणी फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुसार सर्किट का कुल वोल्टेज क्या है? चलिए चित्र देख लेते हैं। यह चित्र दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको बताना है टोटल वोल्टेज कितना होगा। ये दोस्तों जो लगाया गया है, ये लगाया गया है समांतर क्रम में। कैसे लगाया गया है? समांतर क्रम में। तो इसका जो टोटल वोल्टेज होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1.5 ही हो जाएगा दोस्तों, 1.5, क्योंकि वोल्टेज इसमें क्या होता है? समांतर में समान होता है। तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे के परमाणु के संयोजकता कोश में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत शक्ति भंवर धारा के सीधे अनुपातिक होती है? तो जो सीधे अनुपातिक होती है भंवर धारा के, वो होती है आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति होती है सीधे भंवर धारा के अनुक्रमानुपातिक। ठीक है, चलिए और इसमें आप देखेंगे तो वोल्टेज किसका जो मात्रक है वो विभवांतर, ठीक है। प्रतिरोध ओम, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और जो करंट है उसका एम्पियर है। अगला है, चल लव प्रकार के उपकरण की पहचान करें। चल लव प्रकार के उपकरण की पहचान आप कैसे करेंगे? कोई सिरा अंकन नहीं होगा। क्या होगा? नो टर्मिनल मैकिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार दोस्तों आईटी एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो तांबा जो है दोस्तों वो अनुचुंबकीय है। कौन सा है? तांबा। तांबा जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? तो कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होना चाहिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? कॉपर लॉस Cu बराबर आयरन लॉस, ठीक है, आयरन Fe। तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए, ठीक है। गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच ऊष्मा रोधक के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच ऊष्मा रोधक के रूप में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है वो ग्लास ऊन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लास ऊन का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, RLC सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL प्रतिघात XC से कम है तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा
जेड बराबर दोस्तों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धारिता की इकाई क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। धारिता की जो इकाई होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा यह काम नहीं करेगा। क्या होगा? यह काम नहीं करेगा यानी खराब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए जो सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है काइनल फ्लक्स का। किसका उपयोग किया जाता है? काइनल फ्लक्स का। काइनल फ्लक्स, काइनल फ्लक्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। तो उदासीन संयोजन जो है वो किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। तो एकल चरण एकल अवयव दोस्तों काम करता है। एकल चरण एकल अवयव के साथ काम करता है, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैस टाइप विस्फोटक की स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैस टाइप विस्फोटक संस्थापक के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा कठोर इस्पात कंड्यूट का। ठीक है, कठोर इस्पात कंड्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको देख लेना है। यदि लौह बढ़ जाए तो सेल टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोड बढ़ जाए तो सेल टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अगर लोड बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज होता है यानी घट जाएगा, घटेगा। अगर लोड बढ़ा देंगे आप तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज का अगर लोड बढ़ जाएगा, यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज का जो वोल्टेज है वो घटेगा टर्मिनल वोल्टेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का एक ही उद्देश्य है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, रेडियस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है थ्री फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों अगर थ्री फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? 415 होगा। कितना होगा? 415 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है सामग्री के बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार कैसा होता है। क्या दर्शाता है? तो दोस्तों सामग्री के बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। क्या दर्शाता है? पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने दो तरफा स्विच मध्यवर्ती स्विच का उपयोग किया जाता है। तो एक लैंप को 3 जगह स्थानों से नियंत्रित करने के लिए जो दो तरफा स्विच तथा मध्यवर्ती स्विच का उपयोग किया जाता है वो टोटल 2 किया जाता है। तो 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों चित्र में दिखाया गया गीजर एक्स से चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य क्या है। ये दोस्तों जो यू बैंड लगाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, चलिए आपको बताना है। यू बैंड का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो ये क्या करता है? पानी को निकासी को रोकता है। क्या करता है? पानी की निकासी को रोकता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का नाम। दोस्तों ये क्वेश्चन हजारों बार आईटी एग्जाम में पिछले कई साल से पूछा जा रहा है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। क्या बोल रहा है? इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इस ड्रिल बिट का जो नाम है वो टेपर सैंक बिट है। क्या है? टेपर सैंक बिट। तो टेपर सैंक बिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेपर सैंक बिट। ठीक है,
तो टेपर सैंक बिट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो डिप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? तो डिप सोल्डरिंग विधि का जो उपयोग होता है वो पीसीबी पर छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने के लिए। डिप सोल्डरिंग का उपयोग क्या होता है? आपने पीसीबी सर्किट आप बोर्ड आपने देखा होगा, जो रेडियो, चार्जर और दोस्तों उपकरण में लगे होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं जिसमें कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस, बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम पीवीसी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। पीवीसी सर्किट में वो लगे होते हैं। तो डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किस में किया जाता है? पीसी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देखने वाला हूं दोस्तों। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी का दोस्तों मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं दोस्तों जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेडों का प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए सभी का क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके सामने, ठीक है। और आपकी जो बैक एग्जाम की तैयारी है दोस्तों बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक है। तो आपको सपोर्ट जरूर करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।